नमस्कार मित्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट सेंट्रल एक्सिस और उस पे आधारित थ्योरम्स एंड सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन समीकरण कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट केंद्रीय अक्ष। ठीक है, तो चलिए प्रमेय को देखते हैं। इसमें दर्शाना है कि एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील बलों के एक दिए गए निकाय का एकक बल और एकक बल युग्म से जिसका अक्ष बल की क्रिया रेखा के संपाती है में समानन किया जा सकता है। तो देखिए इसमें फोकस कीजिए, एक बल युग्म आघूर्ण लेना है। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, ले लेते हैं ओ डी। ठीक है, और जो इसके अक्ष है, ठीक है, उसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर ए बी और यहाँ सी ले लेते हैं ना। अब ये जो बल युग्म आघूर्ण है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो ओडी अक्ष के से थीटा कोण बनाती है। ठीक है, अब क्या बोला, अक्ष जिसका अक्ष बल को क्रिया रेखा के संपाती में समायन किया जा सकता है। मतलब ये जो अक्ष लिए है उसके संपाती जो बल लगा है, ठीक है, ये इसको ओ डैश ले लीजिए और इसको इस बिंदु को ए डैश ले लीजिए। अब यहाँ जो बल लग रहा है वो आर लग रहा है। ठीक है, जो संपाती लग रहा है उस बल को, उस एकक बल को और इस बल युग्म आघूर्ण को एक समायनित रूप में लिखा जा सकता है, मतलब एक साथ लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब ये डी इस तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो इधर क्या दिखाई दे रहा है, अगर समांतर चतुर्भुज से देखें तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है लंब बन रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, यदि एकक बल युग्म आघूर्ण को जी ले तो ये बल युग्म आघूर्ण जी लिखाएंगे यहाँ पास। ठीक है, जी लिखाएगा। अब ये जो लंब बन रहा है इसका मान आएगा जी साइन थीटा। ओके, और जो ओ बी अक्ष में जो बल युग्म आघूर्ण, ओ बी अक्ष के सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण लगेगा, ठीक है, इसके समांतर होगा। ठीक है, तो ओ बी अक्ष के सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण होगा जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा। और ओ ए अक्ष के सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, देखिए ये आधार बन रहे हैं तो क्या होगा इसका जी कॉस थीटा। ठीक है, जी कॉस थीटा। अब देखते हैं यहां पर ये जो बल लग रहा है किसके अनुदिश लग रहा है, ओ डैश ए डैश के अनुदिश लग रहा है, साथ ही साथ ओ ए अक्ष के संपाती मतलब उसी के अनुदिश लग रहा है। ठीक है, उसी के डायरेक्टिव लग रहा है। तो इसके विपरीत यहाँ बल युग्म आघूर्ण लगेगा यदि इसके नीचे की ओर, ठीक है, इस अक्ष के विपरीत दिशा की ओर एक बल और लगे, ठीक है, और एक बल और लगे तो इधर बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। हम लोग बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल गुणा लंबवत उन बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां आर बल के कारण एकक बल आर के कारण उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण देखिए। ठीक है, एक आर के कारण बल युग्म आघूर्ण जब उत्पन्न होगा, ये ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर, तो कौन सी दिशा में ये पूरा दृढ़ पिंड घूमेगा, ओ भी अक्ष के सापेक्ष ही घूमेगा ना। ये ऐसे जा रहे हैं ना, ये ऐसा, तो ये ओ बी अक्ष के सापेक्ष घूमेगा और ओ बी अक्ष के सापेक्ष
वो भी अक्ष के सापेक्ष है। बल युग्म आघूर्ण का मान है जी साइन थीटा। ठीक है, दोनों को इक्वल करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एकक बल आर के कारण बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें बल का मान एक बल आर है गुणा ये दो बलों के बीच लंबवत दूरी हो जाएगी ओ ओडेस ओके इक्वल टू जी साइन थीटा। यहां से ओ ओडेस का मान आएगा जी बाई आर साइन थीटा। ठीक है, आप इजिली देख पा रहे होंगे ओडेस एडेस अक्ष जो है बल इस पर जो लग रहा है निकाय पर बल युग्म का अक्ष है। ठीक है, बल युग्म अक्ष और साथ ही ये क्रिया रेखा। ठीक है, ये क्रिया रेखा आर की अनुदिश है। क्रिया रेखा आर के अनुदिश है। अनुदिश अतः ये ओडेस एडेस क्वाड्राट केंद्रीय अक्ष कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो निकाय है ये इसी अक्ष पर ये क्रिया रेखा भी लगा रहे हैं। ठीक है, आर और ये बल युग्म का भी अक्ष है, इसलिए ये कहलाता है क्वाड्राट केंद्रीय अक्ष। अब केंद्रीय अक्ष की परिभाषा देखिए, यहाँ जो केंद्रीय अक्ष होगा, ठीक है, ओ ए अक्ष होगा, ओ ए अक्ष। ठीक है, ओ ए अक्ष। ठीक है, ओ ए, तो इसको हम लिखते हैं के से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि एक बल निकाय को एकक बल आर और एकक बल युग्म में समायोजन कर दिया जाए तो इस रेखा, ठीक है, जो बल आर के अनुदिश हो, देखिए ये जो रेखा है आर के अनुदिश है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे केंद्रीय अक्ष। ठीक है, इसको के से डिनोट करेंगे। देखिए के इक्वल टू, इसको के से डिनोट करेंगे तो के इक्वल टू क्या आ रहा है, जी कॉस थीटा। ठीक है, के इक्वल टू जी कॉस थीटा। अब देखते हैं रेंज, पिच और स्क्रू की परिभाषा। यदि के ओ ए अक्ष को, केंद्रीय अक्ष को और क्वाड्रेंट केंद्रीय अक्ष को एक साथ किसी निकाय पर लेकर अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको एक साथ ले रहे हैं, उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, और पिच किसे कहेंगे, के बाई आर, मतलब अनुपात के बाई आर को, ठीक है, जी बाई आर कॉस थीटा को कहते हैं पिच। ठीक है, जैसे कि एक घनाभ है, एक घनाभ बनता है, घन या घनाभ, उसको इस दिशा में रखेंगे तो कितना पिच रहेगा, इस दिशा में ऐसे मान लिया जाए, ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, इधर एक्स वाई और जेड अक्ष में, ठीक है, ये इधर वाई अक्ष। ठीक है, इस तरह तो कितना पिच बन रहा है, 1 2 3 4, ये पिच को निर्धारित करता है ना। तो पिच का मान अनंत हो सकता है। बेलन के लिए लेंगे, जैसे कि बेलन है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक्स वाई जेड अक्ष है, तो इसमें कितना पिच बन सकता है, देखिए इसमें बहुत सारे पिच बन सकते हैं, अनंत पिच बन सकते हैं, है ना। और जैसे पिरामिड ले, पिरामिड में 3 पिच बन सकते हैं। तो कैसे बनता है पिरामिड, ऐसे बनता है ना, 2 और 3। यदि इसको एक्स अक्ष के ऐसे अनुदिश रखें, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष ये समतल हो, ठीक है, एक्स वाई समतल हो और ऊपर जेड की तरफ इसका ऊपरी वाला बिंदु हो, तो कितना पिच बन रहे हैं, 1 2 3 पिच बन रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना, 3 पिच है। और घनाभ में कितना पिच बना था, 1 2 3 4 पिच बना था। ठीक है, बेलन में अनंत पिच बनेगा। अब देखिए स्क्रू, स्क्रू किसे कहेंगे, एक सरल रेखा के अनुदिश पिच को साथ लेकर बल क्रियाशील होता है। ठीक है,
उसको स्क्रू कहते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा, ठीक है, जैसे कि ये इस रेखा के अनुदिश है। ठीक है, कोई भी रेखा है उसके अनुदिश, ठीक है, ये पिच को लेकर, साथ साथ पिच को लेकर जो बल क्रियाशील रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रू। और स्क्रू के सापेक्ष ही कोई पिंड है या निकाय है घूर्णन करता है। ओके, चलिए प्रमेय को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय में यह कहा गया है कि ये 3 एक्सिस है। ठीक है, ए बी सी। ए एक्सिस के अनुदिश एक एकक बल कार्य कर रहा है, क्रियाशील है आर, और ओ डी के अनुदिश एंटीक्लॉकवाइज दिशा में एक एकक बल युग्म काम कार्य कर रहा है जी। ठीक है, ओ डी एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें हमको ये आर और जी है दोनों के समायोजन के लिए एक निर्धारण करना है किस प्रकार से होगा करके। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आर के जो घटक है ये एकक बल है ना, एक्स वाई और जेड तीनों को संयोजित करके आर बल बनना है। ठीक है, तो इसको घटक में विभाजित करने पर एक्स वाई और जेड 3 घटक में विभाजित कर लेते हैं। उसी प्रकार जी भी है, 3 अक्ष के सापेक्ष जो बल युग्म आघूर्ण है उससे मिलकर बना है जी, उसको घटक में विभाजित करने पर मान लेते हैं एल एम और एन 3 घटक में विभाजित किए हैं। ठीक है, तो ये रेखा जो ओ आर है, ठीक है, ओ आर की दिशा में आर बल क्रियाशील है। ठीक है, आर एकक बल क्रियाशील है, तो इसकी दिशा में दिक् को ज्या का मान हो जाएगा एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। ठीक है, तीनों एक्सिस के लिए। अब जी बल जिस दिशा के सापेक्ष ओ डी के सापेक्ष जो घूर्णन कर रहे हैं ना, तो उसकी दिक् को ज्या हो जाएगी एल बाई जी। ठीक है, एम बाई जी, एन बाई जी। ठीक है, अब दिक् को ज्या, अब कोण का जैसे मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि कोण बन रहा है, कोण ए ओ डी इक्वल टू थीटा बन रहा है। ठीक है, तो दिक् को ज्या के सूत्र से पढ़े हैं कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू L1 M1 सॉरी L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये सब ये इसके कोज्याओं के मान है। इस ओडी रेखा के लिए ये कोज्या है। ठीक है, ओए रेखा के लिए ये वाला कोज्या है तीनों। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू आएगा एक्स बाई आर इंटू एल बाई जी, एक्स बाई आर इंटू एल बाई जी प्लस, ठीक है, यहाँ वाई बाई आर इंटू एम बाई जी प्लस जेड बाई आर इंटू एन बाई जी। ठीक है, तो यहां से निकलेगा एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू आर जी। देखो एलसीएम निकाल के इधर गुणा कर देते हैं, आर जी कॉस थीटा। ठीक है, अब यदि थीटा अग्रसर हो 90 के, तो तब समायनन करने पर समानयन रूप हो जाएगा। रूप यहाँ तो cos थीटा का मान तो 0 आ जाएगा, cos 90 का मान तो 0 आ जाएगा। ठीक है, थीटा टेंस टू है 90 की तरफ, तो cos थीटा का मान आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये पूरा केवल जो पद है 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स एल प्लस एम वाई एम प्लस एक्स एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं प्रमेय 2 को। चाहे कोई भी मूल बिंदु या अक्ष चुने जाए, दिए गए बल निकाय के लिए राशियां एल एक्स एम वाई
प्लस एन वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसको ले लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखते हैं उत्पत्ति, समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ r को नीचे ला लीजिए, क्या होगा एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन बाई आर इक्वल टू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब जी कॉस थीटा किसका मान आता है, के क्या है, केंद्र का अक्ष है। ठीक है, केंद्र अक्ष है। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं कि के निश्चर होता है, इनवेरिएबल होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है के का मान। ठीक है, और चूंकि आर का मान भी कांस्टेंट होता है, मान निश्चर होगा। यदि बाह्य बल का मान, ठीक है, बाह्य बल जो लगेगा ओनली आर पे ही लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा में सभी में जो बल का मान होगा वो निश्चर होगा। ठीक है, आर का मान निश्चर होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निश्चर होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी निश्चर होगा। ठीक है, अतः ये निश्चर है। ठीक है, और ये जो के का मान भी है जी कॉस थीटा, इसका मान भी निश्चर है। तो एक्स एल प्लस वाई एल प्लस जेड एन भी निश्चर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं पिच का मान क्या निकाल देते हैं, कैसे परिभाषित किए थे, के और आर के अनुपात को पिच कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो निकाले थे, यहाँ निकाले थे कांस्टेंट रूप में ऊपर। ठीक है, वो निकाले थे के का मान जो कांस्टेंट मान आया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बाई आर। ठीक है, और नीचे में एक और आर लगा है। ठीक है, अब इसके इक्वल आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बाई आर स्क्वायर। इसके इक्वल लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके ओके, चलो इसका उत्पत्ति देखते हैं। प्रमेय 3 में यही कहा गया है। ठीक है, ये मेरी एमपी है। ठीक है, किसी दिए गए बल निकाय के केंद्रीय अक्ष समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए लेते हैं कोई जो निकाय है, निकाय आर जी में। ठीक है, निकाय आर जी में ये जो ओडी है, ओडी के सापेक्ष वैल्यूम जी कार्य क्रियाशील है और ओडी के अनुदिश आर बल क्रियाशील है। ठीक है, तो इस प्रकार है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स जो संपूर्ण निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर एक्स से लगने वाले बलों का योग है। ठीक है, एक्स समीशन ऑफ x1, y को y इक्वल टू समीशन ऑफ y1 और z इक्वल टू समीशन ऑफ z1। ठीक है, यहाँ L1 का मान आएगा x अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण बिंदुओं के लिए
बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो समीशन हो जाएगा एक्स अक्ष के सापेक्ष है ना, जैसे कि ये क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी तो क्या आता है दिशा एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स अक्ष से सापेक्ष देख रहे हैं तो इसमें y पहले ऐसे लिखाएगा y1, ठीक है। उसके बाद कैपिटल Z1 स्मॉल y1 कैपिटल Z1 माइनस ये z उल्टा हो जाएगा स्मॉल z1 कैपिटल y1, ठीक है। m देख रहे हैं z अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो समीशन ऑफ हो जाएगा स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल Z1 एन इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ, ठीक है, z अक्ष के सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण का योग स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, ये जब ये सब हो जाएगा। अब इसमें इसके केंद्रीय अक्ष में, ठीक है, केंद्रीय अक्ष में एक बिंदु ले लेते हैं Q, ठीक है, जिसका निर्देशांक है एफ जी एच, ठीक है। अब इस बिंदु के लिए निकालना है हमको केंद्र का समीकरण निकालना है, ठीक है। तब एन एम और एन के मानों में x1 y1 और z1 के मानों को x1 माइनस एफ y1 माइनस जी और z1 माइनस x से प्रतिस्थापित करना होगा, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या आएगी, इस बिंदु के लिए क्या आ जाएगी, L1 का मान x अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण का मान आ जाएगा समीशन ऑफ, इसकी जगह रखते हैं हमको y1 माइनस जी, ठीक है, इंटू जेड दी है z1 माइनस जेड की जगह रखना है हमको z1 माइनस एच y1, ठीक है। तो इसका मान निकाल लेते हैं, क्या आएगा इसका मान, समीशन ऑफ y1 z1, ठीक है, माइनस ये कैपिटल Z1 है ना, स्मॉल z1 कैपिटल y1, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस जी समीशन के चिन्ह के साथ जी समीशन ऑफ z1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एच समीशन ऑफ y1, ठीक है। तो इतना मान क्या आ रहा है यहाँ पास, L आ रहा है, ठीक है, L माइनस जी जेड प्लस एच वाई, ठीक है। इसी प्रकार से एम डैश का मान निकाले, तो ये आ जाएगा एम डैश का मान समीशन ऑफ z1 माइनस एच, ठीक है, कैपिटल x1 माइनस x1 की जगह x1 माइनस एफ इंटू कैपिटल Z1, ठीक है। यहां से निकालते हैं मान को समीशन ऑफ स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस इसको लिखेंगे स्मॉल x1 कैपिटल Z1, ठीक है। उसके बाद माइनस एच बाहर निकलेगा समीशन ऑफ x1 प्लस एफ समीशन ऑफ Z1, ठीक है। इसका इतना पूरा मान आएगा m, ठीक है, माइनस h, इसका मान आएगा कैपिटल X, ठीक है, प्लस एफ जेड। इसी प्रकार n1 का मान आ जाएगा, यहाँ देखिए समीशन ऑफ x1 की जगह रख देना है x1 माइनस एफ इंटू y1, ठीक है, माइनस कैपिटल स्मॉल y1 की जगह y1 माइनस जी, ओके, इंटू कैपिटल x1, ठीक है, गुणा कर दीजिए
तो ये समीशन स्मॉल x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ f बाहर निकलेगा, समीशन ऑफ y1, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, g बाहर निकलेगा, ये समीशन अंदर में है ना, ये x1 इक्वल टू, अब इतना पूरा का मान आएगा, देखिए n की इक्वल हो रहा है, ठीक है, माइनस f y प्लस g x। अब यहाँ बलयुग्म g का अक्ष तथा r की क्रिया रेखा संपाती मतलब कोइंसिडेंट एक दूसरे से होकर ऐसे जा रही है, देखिए देख सकते हैं चित्र में। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, l डेज बाई x इक्वल टू m डेज बाई y इक्वल टू n डेज बाई z, ठीक है। तो यहाँ सभी का मान को रख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा, तो यहाँ l की जगह आएगा l माइनस जी जेड प्लस एच वाई बाई एक्स इक्वल टू m माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड बाई y और इक्वल टू आएगा n माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स बाई जे। अब ठीक है, अब नीचे में ना इस टाइप से लिखना है, बता रहा हूँ, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, हमको यहाँ पर बीच के फार्मूला में इसको लाकर छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आएगा एल माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ इसमें एक्स को गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे में, ठीक है, और सभी को जोड़ दिए है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई इंटू एक्स प्लस एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड इंटू वाई प्लस एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इंटू जे, ठीक है। अब यहां से आप इजीली देख पा रहे होंगे, ये सभी जो ये जो मान जो है कट रहा है ना, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा है ना, ये इक्वल ही फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है, इक्वल फॉर्म, ये तीनों के इक्वल फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जे बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके फॉर्मूले में आ रहे हैं जी, ये पिच के फॉर्मूले में आ रहे हैं, ठीक है। अब इस समीकरण का, ठीक है, इस समीकरण का बिंदु पथ का समीकरण लेते हैं, ठीक है, बिंदु केंद्रीय अक्ष का, ठीक है, केंद्रीय अक्ष के बिंदु पथ का समीकरण लेंगे, तो यहाँ एफ जी एच की जगह हमको रखना है एक्स वाई जेड, ओके। यहाँ एल माइनस जी की जगह वाई, स्मॉल वाई कैपिटल जेड प्लस एच की जगह जेड स्मॉल जेड है ना, प्लस इंटू कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू एम माइनस एच की जगह रखना है हमको स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एक्स प्लस एफ की जगह स्मॉल एक्स रखना है और जेड कैपिटल जेड है ना, बाई वाई इक्वल टू एन माइनस एफ की जगह स्मॉल एक्स इंटू वाई, जी की जगह रखना है हमको स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स बाई जेड। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये अभिष्ट
केंद्रीय अक्ष का समीकरण है। ओके,